दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार लाला और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिकल अड्डा पे। और हमारे प्रोग्रेशन सीखने में ये हमारा थर्ड और लास्ट वीडियो है जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? प्रोग्रेशन में हमने सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन, सम ऑफ सम स्पेशल सीक्वेंसेस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स हमने देख लिया। और अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन देखेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये एकमात्र चैनल है आपका PGDST के लिए। इस पर मैं पूरे कोर्स में आपकी हेल्प करने वाला हूँ PGDST के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम करेंगे क्या? जैसा हमने, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ जिस तरह से हम कुछ एक नंबर्स को ऐड कर रहे थे AP में, और हमने क्या किया था कि सीक्वेंस के लिए कुछ भी A1 A2 इन टर्म्स में आपस में कुछ रिलेशन रहेगा। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। AP में वो एडिशन था, GP में वो मल्टीप्लिकेशन है। AP में एडिशन था तो हमारे पास था कॉमन डिफरेंस, GP में मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे पास है कॉमन रेशियो। AP में एडिशन था तो हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके लेते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस आता था। GP में हमारा सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म से आ जाएगा। तो यहाँ हमारा रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या? हमारा पहला टर्म क्या होने वाला है? पहला टर्म हम वैसे लिखेंगे A से। अब इसके बाद हमारा सेकेंड टर्म, इसमें वही नंबर मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह से कॉमन डिफरेंस ऐड होता था, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, यहाँ पे AR एंड देन AR स्क्वायर, R मल्टीप्लाई होता जाएगा AR क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो, आप पहले टर्म में एक भी R मल्टीप्लाइड नहीं है, सेकेंड टर्म में हमने एक R मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म में हमने 2R मल्टीप्लाई किया, फोर्थ में 3R। तो हमारा nth टर्म क्या होगा? जैसे किसी भी सीरीज के लिए क्या निकालते हैं? nth टर्म, जिससे हम कोई भी टर्म निकाल पाए। तो एक nth टर्म के लिए हमारा फॉर्मुलेशन क्या होगा? फर्स्ट टर्म में R पे पावर 0 है, सेकेंड टर्म में R पे पावर n है, 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है। तो nth टर्म के लिए क्या हो जाए? nth टर्म के लिए सोचिए क्या हो जाएगा? n-1। हर टर्म के लिए उससे एक कम है, तो हमारा Tn जो है वो क्या हो जाएगा? AR⁴n-1। तो अब आइए इसी पे हम कुछ सम्स देखते हैं। ठीक है ना। फाइंड GP whose fifth term is 48 and eighth term is 384। अब आप देखो इस सम को हम कैसे अप्रोच करें। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फिफ्थ टर्म इज 48, एट्थ टर्म इज 384। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिलेगा कि हमारा फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म T5 क्या हो जाएगा? AR⁴, जो कि क्या हो जाएगा मेरा? 48। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1। और एट्थ टर्म क्या हो जाएगा मेरा? AR⁴7। और वो क्या दे रखा है मेरे लिए? 384। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब तो जिस तरह से हम लोग AP में सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ हम डिवाइड करेंगे। एक वेरिएबल वैनिश हो जाएगा। सो 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, या आप ऐसा भी लिख सकते हो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, आप जैसा चाहो लिखो। अब ये T8 बाई T5 यानी क्या? AR⁴। अच्छा, आप ऐसा लिखना मत, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप एक ही जगह पे 3 इक्वल टू मत देना। ठीक है ना। AR⁴7, AR⁴ एंड दिस इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 48। अब आपका ये A और A तो कैंसल आउट, और ये R पे पावर 7 डिवाइडेड बाई R पे पावर 4, यानी
ये अगर आपने इंडिसेस पढ़ रखा है तो ये r पे पावर 3 हो जाएगा। और अब यहाँ देख लेते हैं ये क्या होने वाला है, 384 और यहाँ था हमारा 48। सो 4 8 जा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर लूँ तो देख लो आप 8 ही आने वाला है। आप 50 से भी करके देख सकते हो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन इजीली करना है तो आप देखो 58 से कितना होता है 400, 2 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 384। आप जैसे भी अपना डिवीजन कर सकते हो, ये वीडियो डिवीजन सिखाने के पर्पज से नहीं है। तो r³ इज इक्वल टू 8। अब r³ इज इक्वल टू 8 आ गया, दिस इंप्लाइज हम r इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, क्यों, ये 2 टू द पावर 3 है। अब यहाँ अगर मेरे को r इज इक्वल टू 2 मिल गया है तो मैं क्या कर दूँ, a r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 48। आप लिख लेना स्टेटमेंट कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, आप 2 में भी बैठा सकते हो। तो a r क्या हो गया 2 टू द पावर 4 दैट इज 48, ठीक है ना। और आप यहाँ पे लिख सकते हो a इज इक्वल टू 48 बाई 2 टू द पावर 4 दैट इज 16 और 3। तो आपको a मिल गया 3 और कॉमन रेशियो मिल गया 2। अब जीपी लिखने को बोला जाए इसका मतलब क्या है, कुछ उनके टर्म्स आप लिख दो, फाइंड द जीपी मतलब उनके कुछ टर्म्स बता दो। तो 3, फिर आपका कॉमन रेशियो 2 है तो 6, फिर 12, 24, 48 एंड डॉट डॉट डॉट, ये एक टाइप का चीज आपके साथ हो सकता है। अब उसके बाद आता है समय ऐसा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन जीपी, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। आपको लास्ट टर्म दे रखा है -384, तो आपको यहाँ से पहले ले लेना है, आपको हर सम से ये निकालना है ना कि सम में गिवन क्या है, पूछा क्या क्या है और आपको क्या फॉर्मूला आता है। तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 3, कॉमन रेशियो आप ले सकते हैं यहाँ से -6/3 दैट इज -2, ठीक है, आपका 12/-6 भी वही आने वाला है, कॉमन है ये रेशियो। और Tn दे रखा है -384। अब आप कौन सा फॉर्मूला जानते हो इसके रिगार्डिंग, आप जानते हो ये Tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1, यानी और 384 इज इक्वल टू क्या, a का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू -2 और ऊपर n। अब देखो आप 384 से तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, सो -2 टू द पावर n इज इक्वल टू -384/3, यानी इससे करेंगे ये आएगा 128 या -128 सीध से लिखते हैं इसके बाद। तो अब -2 टू द पावर n इज इक्वल टू 128, आप करके देख लेना, ये -2 टू द पावर 7 होगा, फिर से वही थोड़ा इंडिसेस का नॉलेज। सो आप इसको फैक्टराइज भी कर लेना, 128 को फैक्टराइज करोगे 7 टाइम्स आपको 2 मल्टीप्लाइड मिल जाएगा यहाँ से, और माइनस है, माइनस पे पावर ऑड माइनस ही होता है, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 7। तो हम बता सकते हैं कि n इज इक्वल टू 7। और हम इस वीडियो में इतना मान के चल रहे हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का इतना आता है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो ही रहा है, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि हमें बहुत सारे टाइप के सम्स, ऑलमोस्ट जितने टाइप हो सकते हैं हम कर सकते हैं वीडियो में, उतना हम कर रहे हैं। तो इफ द 4th टर्म एंड 7th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी सी, अच्छा एक चीज ऐसे ही समझ के रखो, एपी हो या जीपी हो, अगर इक्वल डिस्टेंस का टर्म ले लेते हैं ना, इक्वल डिस्टेंस का टर्म ले लेते हैं तो वो भी उसी में रहेगा। मतलब एपी, एक हिंट दे देता हूं मैं, अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे कि हाँ कुछ एपी में है, समझिए आप कुछ टर्म्स है एपी में, तो उसका 2nd टर्म, 6th टर्म, 10th टर्म एंड 14th टर्म, उनको भी अलग से लिखोगे आप तो वो एपी में ही रहेगा। मतलब एक फिक्स गैप के बाद अगर आप लिखते हो तो वो भी एपी में ही रहता है। वो 4 का गैप है ना टर्म्स में, तो आपका कॉमन डिफरेंस 4 टाइम्स,
ठीक है, ये शॉर्टकट के लिए आप यूज कर सकते। तो भाई 4th 7th और 10th अगर टर्म है तो ये भी इक्वल डिस्टेंस वाला है, ये भी जीपी में ही रहेगा। और जीपी के लिए एक काम आप कर सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। अब देखो आप, अगर ए बी सी, ठीक है, अगर ए बी सी भी जीपी में होता है, नॉर्मली मैं अगर ये क्वेश्चन बोलूं कि चलो भाई ए बी सी आर इन जीपी और अब आपको प्रूफ करना है, पहले ये सम दे देते हैं तो आसान हो जाएगा कि ए बी सी आर इन जीपी, तो आप प्रूफ कर लो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो कैसे भाई, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये सिंपल जिस तरह से हम लोग बोलते थे इफ ए बी सी आर इन ए पी टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहां हम करते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो ठीक, ये भी अब तो जीपी में देख के ही समझ में आ रहा है हाँ ऐसा होने वाला है। अगर मान लो आप कोई ऑप्शन वाला एग्जाम दे रहे हो, एमसीक्यू दे रहे हो, तो आप ये 3 देखते ही देख लो कि हाँ भाई ये रिलेशन सही होने वाला है। सब्जेक्टिव तौर पे कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं पहला टर्म को हम ए नहीं मान सकते क्योंकि क्वेश्चन में है। जो चीज क्वेश्चन में है हम उसको सपोज नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में, नहीं तो हमारा रिजल्ट उससे अफेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहला टर्म को हम T1 ले लेते हैं यहाँ पे, और T4 लिखने का क्या तरीका रखते हैं, T1 इंटू आर टू द पावर 3, T7 लिख लेते हैं हम, अच्छा T7 लिख लेते हैं हम T1 आर टू द पावर 6 एंड T10 लिख लेते हैं हम T1 आर टू द पावर 9। अब ये क्या है मेरा A, ये है मेरा B और ये है C। और प्रूफ क्या करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। चलो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या हो गया मेरा, a इंटू सी, यानी a इंटू सी यानी क्या, T1 आर टू द पावर 3 इंटू T1 आर टू द पावर 9, दैट इज T1 स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 9 प्लस 3 आर टू द पावर 12। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं T1 आर टू द पावर 6, यार मैं कभी ऐसा लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, उस पर आर ही है। तो T1 आर टू द पावर 6, अब देखो T1 आर टू द पावर 6 कौन सा है, 7th टर्म दैट इज B, सो B स्क्वायर, so B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, प्रूव्ड। अब यहाँ एक टाइप हम एपी में भी देख सकते थे ऐसा, इसलिए मैंने जीपी में इस सम को इंक्लूड किया है कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि सम फ्रॉम बिगिनिंग एंड सम फ्रॉम एंड। आप देखो कहीं भी एक कॉलम जैसा समझो, एक घर जैसा समझो, एक रो जैसा समझो, ठीक है, रो में बहुत सारे डिवीजन ऐसा समझो। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे 4 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा मैं नंबर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आता है जल्दी है, मैं नंबर वाला एग्जांपल। अब मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से थर्ड टर्म, तो ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ लास्ट से थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म, इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म, 10th टर्म हो जा रहा है यहाँ करके जो हम देख रहे हैं। लास्ट से 4th टर्म, यानी इधर से कौन सा टर्म हो जा रहा है, 9th टर्म, यानी n, वो जो टर्म है स्टार्टिंग से वो कौन सा हो जाएगा, n माइनस p रख लेते हैं। लास्ट से हम जो बोल रहे हैं, लास्ट से 4th, लास्ट से 5th, उसको हम p ले लेते हैं वेरिएबल, और प्लस 1th, मतलब लास्ट से 4th अगर होगा तो 12 माइनस 4 प्लस 1th टर्म, ऐसा हम देख के समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने जनरल एक लिख दिया कि हाँ ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सो n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड। ये आपके मटेरियल में ये फॉर्मूला शायद नहीं है, ठीक है, और ज्यादा याद करने का भी जरूरत नहीं है, आप राइट साइड से भी देख सकते हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि फॉर अ जीपी 1/27 1/9 1/3 डॉट 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 81 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 4th टर्म फ्रॉम द एंड। ये 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और 4th टर्म फ्रॉम द एंड ठीक से समझने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा नंबर ऑफ टर्म निकालना, क्योंकि जब लास्ट टर्म पता रहेगा कि कौन सा टर्म है तो हम दे पाएंगे। या फिर एक और आसान तरीका यहां से कि आप क्या समझो, जीपी को एक बार इधर से लो और एक बार जीपी को इधर से लो,
एक बार जीपी को आप इस तरफ से शुरू करो और एक बार जीपी को आप इस तरफ से शुरू करो। तो इस तरफ से जब आप जीपी को शुरू करते हो तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है 1/27 और आपका कॉमन रेशियो हो जाता है 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो 1/9 डिवाइडेड बाई 1/27 वो 3 आ जाएगा। इतना अब आप 3 सम करके सीख चुके हो। तो इसका अगर मैं फोर्थ टर्म लेना चाहूँ, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग अगर मैं लेना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा वो टर्म 1/27 इंटू 3 टू द पावर क्या 3n-1। तो ये देखो 3 टू द पावर 3 भी 27 होता है, वो 1 हो गया। अगर मैं फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड लेना चाहता हूं तो मेरा पहला टर्म क्या हो गया 81। कॉमन रेशियो देखो इस तरफ से जा रहा हो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी उल्टा हो गया तो 3 डिवाइड होगा। इतना समझने में तो टाइम लगने नहीं है, क्योंकि इसके पिछला वाला टर्म तो 27 रहना ही रहना भाई। यहाँ से कॉमन रेशियो 3 है तो यहाँ तो 27 होना ही है। तो ऐसे ही देखिए समझ में आ रहा है कि इस तरफ से अगर हम जीपी स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, तो मेरा कॉमन रेशियो 1/3 हो गया। तब 81 इंटू मैं अभी इसको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप एग्जाम्स में अगर लिखना है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में तो कैसे करोगे। ये अगर आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है जहां आपको ट्रू फॉल्स या बस आंसर या बस फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तब क्या करोगे, क्योंकि आपका पीजीडीएसटी और भी कोई एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। आपका भी पीजीडीएसटी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता ही है। तो 81 इंटू 1/3 टू द पावर 3, और अब ये देखो आप 81 डिवाइडेड बाई 1/27 दैट इज 3। तो अब ये हो गया 3 और ये हो गया 1। एमसीक्यू अप्रोच ही ले रहे थे तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख दिए 3। लेकिन अगर हम इसको पूरा बना के दिखाना चाहते हैं सब्जेक्टिव वे में तो फर्स्ट वाला तो चलो बात ठीक है, फर्स्ट वाला हम ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्थ टर्म from end is n-4 plus 1th or n-3th term from beginning, ठीक है। सो n-3th term from beginning। तो हमको अब चाहिए क्या, n चाहिए। तो n कैसे निकालेंगे, tn हो गया हमारा 81, फर्स्ट टर्म हो गया 1/27 एंड ये मैं आपको सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव रहेगा यहीं पे खत्म। सब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ के बाद हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और r का वैल्यू क्या था हमारा 3 टू द पावर n-1, और अब ये 27 इधर जाने वाला, ये हमको पता है 3 टू द पावर 4 है। ऐसा लिखेंगे तो हमारा आसानी होगा करने में, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो तो अच्छा है। तो इसको 3 टू द पावर 3 लिखा, 3 के पावर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड भी 3 है। अब यहाँ पे देखो आप और कर लो तो 3 पे पावर 7 एंड 3 पे पावर n-1, यानी n-1 हो गया मेरा, सॉरी n-1 हो गया 7 और n हो गया मेरा 8। अब आपको निकालना है क्या, n-3th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी आपको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, n-3 यानी फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड और फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। t5 इज 1/27 एंड 3 टू द पावर 4। देखो आप वही है कि नहीं, यहाँ भी देखो आपका 3 ही आया था। तो आप सब्जेक्टिव के लिए ये अप्रोच ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ देखो आपका एक लाइन में ही सम हो गया। तो जैसा आपको जरूरत पड़े वैसा आप काम ले लेना, इससे आपका ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है आप देख लेना, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे सम, मतलब समेशन पे क्या हो रहा है। हाँ, तो समेशन में हम क्या करेंगे कि सम ऑफ जीपी के लिए हमारा दो फॉर्मूला हो सकता है। वो एक ही फॉर्मूला है जिसको दो बार दिखाया जाता है दो तरीके से, कि Sn दिया जाता है a r टू द पावर n-1
बाई आर माइनस 1 और आर जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है और Sn है हमारा a 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर और r लेस देन 1। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि हम r इज इक्वल टू 1 नहीं ले रहे, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 हम ले नहीं सकते, डिनोमिनेटर 0 हम कर नहीं सकते। फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे वो सेम नंबर बार बार है, तो वो सीधा 3 इंटू या 5 इंटू वो a इंटू n हो जाएगा उसका समेसन, ठीक है ना। तो उसको हम जीपी भी कह सकते हैं, एपी भी कह सकते हैं, वरना क्या। और जीरो किसी भी जीपी, मतलब अगर जीरो रख दिया जाए और आप बोलो पहला टर्म जीरो है तो वो जीपी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जीरो के बाद फिर वो कॉमन रेशियो डिफाइंड नहीं रहेगा आपका, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो सम का ये दो फॉर्मूला बेसिकली एक ही है, आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो आप इस फॉर्मूले पे पहुंच जाते हो। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ दिस अप टू, चलो 5 टर्म्स रखते हैं, अप टू 5 टर्म्स। तो अगर हमें इस पे अप टू 5 टर्म्स करना है तो क्या करेंगे, S5 दिस इज इक्वल टू S5 इज इक्वल टू a r टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अब a कितना हमारा, यहाँ से ले लेंगे हम a इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। सो हम क्या लिखेंगे, a यानी कि 1, r यानी 3 टू द पावर 5 माइनस 1 और नीचे आ गया मेरा 3 माइनस 1। 3 टू द पावर 5 आप मल्टीप्लाई करना, आपको मिलेगा 243, यहाँ माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 इज 2, तो आपको मिला 242 बाई 2 121। यहाँ मैंने नंबर ऑफ टर्म्स इसलिए कम लिया ना कि आप यहाँ डायरेक्ट करके देख पाओ। यहाँ देखो 27 और 81, आप इसको एडअप कर लो, 121 आपको मिल रहा है कि नहीं। आप देखो ये हो गया हमारा 90 30 120 121। हमने फॉर्मूला को भी वेरीफाई कर लिया। अब इस सम पे मैं थोड़े बाद पे आता हूँ, ठीक है, ये हमारा स्पेशल सम है, इस पे मैं बाद में आता हूँ। मैं करता हूँ पहले ये सम। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 1562। कितने टर्म्स को हम इसमें ले, कितने टर्म्स तक हम इसको जोड़े, यानी मेरा समेसन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो 5 दिया हुआ है, समेसन n दिया हुआ है, हमें क्या पूछा गया है, n। तो Sn का वही फॉर्मूला पुट करते हैं, a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। तो 1562 दिस इज इक्वल टू 1562 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू r क्या है 5 है ना, सो 5 टू द पावर n माइनस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। अब देखो आप ये 1562 इंटू ये तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा और ये 2 इधर मैं डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज 5 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इससे तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब देखो आप 5 टू द पावर कितना n माइनस 1 है ये, और यहाँ आपके पास आ जा रहा है 1562 इंटू 2, ठीक है ना। और अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ होगा, यहाँ एक गड़बड़, ये 5 टू द पावर n माइनस 1 था, ठीक है ना, n माइनस 1। तो यहाँ ये सम आप कर लो तो ये कितना हो जाएगा 3000 और ये 124, और इस 1 को यहाँ ले जाए तो ये 5 हो जाएगा, 5 टू द पावर n। अब ये हो जाएगा 3125। अब हमारा काम रह जाता है 3125। आपको कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, आप यहाँ से देख लो n का वैल्यू, मतलब 5 पे पावर क्या बैठाने से 3125 आ रहा है, और ये आएगा आपका 5। मतलब हम 3125 को ऐसा लिखेंगे 5 टू द पावर 5।
ठीक है, 5⁻³ 125, 5⁻4 625, उसमें और 5 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा देखो, आप हमेशा देखना कभी भी गलती होता है, मुझे समझ कैसे आता है मेरा सम गलत हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे n-1 लिखा, मुझे कैसे लगा गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे 5 का कुछ पावर चाहिए और यहाँ जो नंबर्स है वो 5 के पावर में आ नहीं रहे, लास्ट नंबर में तो 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, चाहिए 5, तब ध्यान आएगा यहाँ पे। तो गलती होना नेचुरल है, बट उस गलती को आप समझोगे कैसे एग्जाम के बीच में, वो ये। अच्छा, इस सम को हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं, इस सम को आप ध्यान से देख लो, इसको आपको सॉल्व करना है। आपसे ना बने तो कमेंट बॉक्स में डालना है कि हाँ हमसे ये नहीं सॉल्व हो रहा है, या आप इसका हिंट दो, मैं फिर उसका हिंट दूंगा, फिर भी ना बने तो मैं बना के आपको डाल दूंगा वहाँ पे कमेंट में। तो अब आते हैं हम इस स्पेशल सम पे, जो कि अभी तो जीपी नहीं है। तो ये जीपी है नहीं, मतलब वो होता है ना, हमें इस सम का समेशन निकालने का तरीका नहीं पता, हमें पता है जीपी निकालने का, तो हम इसे जीपी बनाएंगे, हम इसे जबरदस्ती जीपी बनाएंगे। वो कैसे करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ ये नंबर 4 5 6 7 अलग अलग किताबों में अलग अलग सम होगा, तरीका यही है। 4 हम ले लेते हैं कॉमन। अब ये हो गया हमारा 1 11 120 सॉरी 1 1 1 1 1 1 1, इसी तरह से ये चलेगा n टर्म्स तक। अब आप देखो, इसके बाद मैंने अगर यहाँ पे एक 9 मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है इस टाइप के किसी भी सम के लिए। क्यों 9 मल्टीप्लाई कर रहे हो वो देखें, इसको हम बस जीपी बनाने का प्रोसेस है ये, यहाँ हमें इसको बस जीपी बना देना है। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो आप 10 - 1, 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 - 1, इसको लिख सकते हैं 10,000 - 1, ठीक है ना, n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स तक। तो 4/9 तो ठीक है, यहाँ 10 100 1000 ये एक साथ रख लेते हैं n टर्म्स, और देखो ये 1 1 1 1 n टाइम्स, तो -n। अब ये बन गया हमारा जीपी, और जीपी हमें आता है, जीपी का समेशन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। पहला टर्म हो गया 10, कॉमन रेशियो भी है 10, तो हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर n - 1, this divided by 10 - 1 - n। अब आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो, आपको नहीं लगे नहीं, थोड़ा इसको सॉल्व करके रखना चाहिए। सो 4/9, यहाँ 10/9, 10 टू द पावर n - 1, ठीक है, और माइनस में n, ये आप देख लो ध्यान से, ठीक है, आप इस तरह ध्यान से देखो। अब आप चाहो इसको मल्टीप्लाई करो ना करो, यहाँ पे छोड़ो, अब आपका अगर मन करे इससे भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेन पोर्शन यही था हमारा जानने के लिए। अब आप देखना, यही सम अगर आपका यहाँ पे होता है 5 5 5 5 5 5 5, आपका पूरा सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे 4 के जगह पे आप क्या ले लोगे 5, यहाँ होता है 6, आप इसके जगह पे ले लोगे 6, मतलब यहाँ पे ए, लेकिन वो डिजिट होना चाहिए, हाँ, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसा कुछ वेरिएबल हो वो ले लें, डिजिट होना चाहिए, कोई भी डिजिट एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ये इस तरह से, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक हम कवर करेंगे, वो है इनफाइनाइट जीपी, मतलब जीपी चलता ही जा रहा है। अब आप देखो, आपने पढ़ा होगा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, आपने ये भी पढ़ा होगा कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, मतलब कन्वर्ज मतलब कहीं एक जगह पे जाके तो मिल जाए, और डाइवर्ज मतलब कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं। तो वैसे ही सीरीज या सीक्वेंस भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होते हैं, भले वो इनफाइनाइट टर्म्स तक हो, लेकिन वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होते हैं। तो इनफाइनाइट टर्म्स में जो कन्वर्जिंग है, हम बस उनका ही
समेसन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कहीं जाके कन्वर्ज होंगे। मतलब एक ऐसा जीपी ठीक है, ये चल रहा है इनफाइनाइट तक। कहाँ है इनफाइनाइट पता नहीं है। तो यहां अगर ये कॉमन रेशियो हमारा लेस देन 1 होता है, और इसको और अच्छे से बोले तो मॉड आर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लेस देन 1 मतलब बोलते हैं -2 -3, नहीं -2 और -3 से नहीं होने वाला, कन्वर्ज नहीं करे, फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो आपको अगर यहाँ पे रखना है तो क्या होगा, आपका मॉड मतलब आपका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। या आप वैसा बोल लो 0 से 1 के बीच में रख लो, नंबर्स को 0 से, आर का वैल्यू को आप 0 से 1 के बीच में रख लो। 0 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, 1 होगा तो फिर वो कभी कन्वर्ज नहीं करे 1 से छोटा। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, छोटे वैल्यू पे आप कैलकुलेटर में करके देखना 0.5, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते जाओ नंबर ऑफ टाइम्स, वो नंबर छोटा होता जाएगा, धीरे धीरे 0 के करीब आता जाएगा, उसको हमने अप्रोक्सीमेटली छोटा ले लेते हैं। तो ये r⁴n, ठीक है ना, ये बहुत छोटा होता जाता है। या यहाँ पे अगर हम इस फॉर्म को बैठा दें क्योंकि r लेस देन 1 है, तो a r⁴ माइनस r⁴n, तो इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा है, तो एक छोटे वैल्यू पे एक अगर हम बड़ा पावर बैठाएं तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा। तो हमारा इनफाइनाइट जीपी का सम फिर क्या रह जाएगा, a इंटू 1 का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इंटू 1 से वो वही हो जाना है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, और 1 माइनस आर, या फिर a/1 माइनस आर। तो आपको कोई भी जीपी इनफाइनाइट दिखे, कन्वर्जिंग हो, तो a/1 माइनस आर से आप कर लोगे। यहाँ 3 सम मैंने ले रखा है, 2 तो मैं सॉल्व करूंगा, एक आपके लिए वो टास्क है, जैसे ये सम भी आपके लिए टास्क है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप देखो 1/3 1/9, यानी मेरा फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो 1/3, यानी मेरा सम क्या होने वाला है 1/1 माइनस 1/3। सिंपल। इनफाइनाइट सुन के लगा होगा बहुत बड़ा चीज करने वाले, अब लग रहा होगा कितना छोटा मोटा काम है ये, यानी 1.5। देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट समेशन क्या है 1.5। क्यों है, क्योंकि इनके बाद के जो टर्म्स है वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। इनके बाद का टर्म मतलब ये देखो आप 0.33 के करीब, ये और 3 टाइम्स हो गया 0.11 के करीब, इसके बाद वाला टर्म और 9 टाइम्स छोटा होता जाएगा, मतलब उसका रेस्पेक्टिवली वेटेज इतना कम होता जाएगा कि ये कन्वर्ज हो जाएगा 1.5 पे। अब ये सम आप इसी तरह का तरीके से अपना कर लो। ये सेकेंड सम आते हैं हम इस पे, क्योंकि यहाँ थोड़ा हमने नेगेटिव दे रखा है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, और फिर है 2/3, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3, लेकिन कैसा 2/3 माइनस में, कैसे पता चल रहा है t2/t1 माइनस 2/3/1, या फिर 4/9/2/3, कोई भी t3 माइनस t2, ये दोनों क्या आएगा -2/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से समेशन क्या हो जाएगा मेरा 1, फर्स्ट टर्म 1 था, 1 नहीं भी हो सकता है, जो होगा वो, जैसे इस केस में आपका फर्स्ट टर्म 5 होगा, ऊपर 5 आ जाएगा उसमें, 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/1 प्लस 2/3, और इसका समेशन करो आप तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 5, इसको आप आराम से कर लेना। तो इनफाइनाइट जीपी भी हमारा कवर, इस तरह से हमने प्रोग्रेशन खत्म कर दिया। तो आपका ब्लॉक 1 चैप्टर 1 खत्म हो गया। प्रोग्रेशन सेट थ्योरी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद हम करेंगे प्रोग्रेशन। तो हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट ब्लॉक 1 कंप्लीट रहेगा। इसमें आप समझो 25% आपका MST1 कवर हो गया। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो जो भी नीडी है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, और वो बगल में बेल आइकन है ना, दबा देना उसको। थैंक यू।